बच्चों आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, प्रीलिम्स की परीक्षा अब धीरे धीरे नजदीक आ गई है। ऐसे में आप लोगों के लिए जरूरी है कि विश्व में ऐसे स्थान जो चर्चा में रहे हैं, हाल फिलहाल किसी भी कारणों से भारत में कोई स्थान किसी भी कारणों से चर्चा में रहे, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। एंड आप लोग जानते ही हैं कि भारत में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये बहुत चर्चा में रहता है विभिन्न कारणों से। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कारण जैसे पॉलिटिकल हो सकता है, कारण कई बार इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल हो सकता है या कल्चरल हो सकता है। बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर घटित होती रहती हैं। तो ऐसे में प्रश्न प्राय आप देखोगे आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं और कई बार तो प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते रहते हैं, पर चूंकि डायमेंशन उसका अलग है तो मैं उसकी चर्चा कभी और करूंगा। यहां पे हमारे सामने प्रीलिम्स टास्क है तो मैं विशेष रूप से उसकी चर्चा करूंगा। चूंकि बच्चों ये रीजन जो है बहुत ही विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक विशेषताओं का है। यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और बहुत लंबी और चौड़ी चौड़ी गहरी गहरी घाटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो पूरी संभावना है कि प्रश्न प्राय वहां से पूछे जाए, ये आप लोग ध्यान दीजिए। यदि इस कंटेक्स्ट में देखा जाए इस पूरे रीजन में, तो आप देखोगे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। इन्हीं में से सबसे पहले हम लोग चलते हैं जम्मू कश्मीर रीजन में। जब जम्मू कश्मीर रीजन में हम लोग पहुंचते हैं तो जैसा कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा है कि वहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हुई। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे बनने की संभावना बनती है और किसी भी क्षेत्र से जो चर्चा में रहा है वहां से भौगोलिक दृष्टि से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं उसकी टोपोग्राफी से। यदि उसकी टोपोग्राफी की हम बात करें तो ये पूरा रीजन देखिए, माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, माउंटेन्स में चोटियां दिखाई दे रही हैं, इन माउंटेन्स में दर्रे भी हैं जिनकी चर्चा मैं पहले कर भी चुका हूं, है ना। यहीं पे आप देखेंगे कुछ मैदान भी हैं, घाटियां हैं। चलिए जम्मू कश्मीर रीजन से हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि समय जम्मू कश्मीर जो राज्य था पहले वह 2 यूटी में बदल चुका है और एक क्षेत्र लद्दाख और दूसरा जो है जम्मू कश्मीर। जब हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले हम उत्तर साइड में देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण माउंटेन रेंज और वह है आपकी कराकोरम। कराकोरम मतलब काली पर्वत श्रृंखला, इसीलिए इसे हिंदी में एक दूसरा नाम है कृष्णगिरी। क्यों ऐसा? तो सिंपल सी बात है कि इसकी जो चट्टाने हैं, विशेष किस्म की ग्रेनाइटिक चट्टाने जो हैं नीचे बेस में, वे काले रंग की हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया कृष्णगिरी। और यह दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों में से एक पर्वत श्रृंखला देखी जाती है। अब हिमालय के बाद, महान हिमालय के बाद दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जो 8000 मीटर से अधिक ऊंची हैं, वो चोटियां यहां पर भी बड़ी संख्या में मिलती है। जैसे आप देखते हैं K2 गाशेरब्रूम, जिनकी हाइट 8000 मीटर से भी अधिक है। इसकी औसत हाइट जब हम लोग देखते हैं तो इसकी औसत हाइट है 6000, इसकी औसत हाइट लगभग मिलेगी आपको 6000 मीटर यहां पर। इसीलिए दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों में से कुछ चोटियां यहां पर भी पाई जाती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। इसकी प्रमुख चोटियों में भी हम जाए तो K2 गासेरबूम, यहाँ पे सालतोरो, फिर यहीं पे देखोगे शासेर कांगड़ी और सालतोरो कांगड़ी, ये कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं। इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी लोकेशनल ऑर्डर में पूछ दिया जाए। देन आफ्टर वहीं पे देखेंगे आपको मिलेगी लद्दाख रेंज, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। और लद्दाख रेंज के आगे इस साइड में मिलेगी देवसाई माउंटेन। शायद इसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, परंतु अब आप लोग इसको भी याद करना शुरू कर दीजिए और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार पूछा जाए। तो देवसाई आप लोग ध्यान रखिएगा। देन आफ्टर देखते हैं वहीं पर आपको मिलेगी जास्कर। जास्कर भी एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है नुनकुन। एक बच्चों इसमें और बात ध्यान रखना, ये जो तीनों पर्वत श्रेणियां हैं यानी कि कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय की भाग है, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय की भाग है। और वैसे तो ये सभी पर्वत श्रेणियां जितनी भी यहाँ पे मैं दी हुई हैं, ये सभी नवीन वलित पर्वत है, ऊंची ऊंची हैं, चौड़ी चौड़ी और विस्तृत कई हजार किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखलाएं सामान्यतः इनमें से अधिकांश देखी जाती हैं। तो इस तरह से ट्रांस हिमालय में आप लोग ध्यान रखिए कराकोरम, देन वहीं पे आपको
मिलेगी नुनकुन, और वहीं पे मिलेगी जास्कर, लद्दाख, और यहीं पे आपकी देवसाई माउंटेन। ये सभी महत्वपूर्ण। उसके बाद आते हैं हम लोग हिमालय के क्षेत्र में। तो हिमालय में वहीं देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की खास बात यह है कि यह जगह जगह कट गया है, नदियों ने इसे काट दिया है, तो इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर रीजन में इसे पीर पंजाल कहते हैं, तो वहीं धौलाधर आपके हिमाचल प्रदेश में, और मसूरी इसे कहा जाता है विशेष रूप से उत्तराखंड में, और नेपाल में इसे कहते हैं महाभारत रेंज। ये बात आप ध्यान रखना। एंड देन आफ्टर वहीं पर देखते हैं शिवालिक रेंज। तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण इनका क्रम पेपर में पूछा भी गया है और फिर से कभी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, सबसे उत्तर में कराकोरम, देन आफ्टर लद्दाख, देन आफ्टर जास्कर, देन आफ्टर महान हिमालय, और फिर वहीं पर मध्य हिमालय की दो श्रृंखलाएं मिलेंगी, यानी कि पीर पंजाल और धौलाधर, और फिर आप एकदम आएंगे दक्षिण में तो शिवालिक रेंज मिलेगी। ठीक है, इन सभी को आप लोग ऑर्डर में ध्यान रखना। चलिए बच्चों, इनको थोड़ा सा यहाँ पर और हम लोग ब्रॉडली देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि माउंटेन को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, आप लोग देखोगे यदि हम लोग भारत की ओर से चले, यानी गंगा का प्लेन है, प्लेन ऑफ द गंगा है, तो उसके तुरंत बाद आपको शिवालिक पर्वत श्रेणी मिलेगी, और फिर मिलेगी आपको मध्य हिमालय, और फिर आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय। शिवालिक या आउटर हिमालय, ध्यान रखना, मध्य हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्दियों दिनों में बर्फ पड़ती है, और वहीं ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ ढकी रहती है, इट कैप थ्रू आउट ऑफ द ईयर। ठीक है, फिर इसमें आप लोग ये भी देख रहे हो कि ये जो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां, इनका दक्षिणी ढाल तीव्र है, यानी कि भारत की ओर ढाल तीव्र है, और वहीं पर उत्तरवर्ती ढाल यानी कि चीन की ओर जो ढाल है वो कंपैरेटिवली मंद है। एक बड़ी खास बात देखी जाती है। इसका परिणाम भी आप लोग देखते होंगे कि जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई होती है उसमें ज्यादातर संख्या चीन की ओर से होती है, क्योंकि चीन की ओर से ढाल मंद है और नेपाल की ओर यानी हमारी ओर ढाल तीव्र देखा जाता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। पहली बात, यहीं पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, महान हिमालय में जाते हैं, तो महान हिमालय की एवरेज हाइट 6100 मीटर है, और यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी कंटिन्यूअस पर्वत श्रृंखला। इसका अधिकांश भाग कंटिन्यूअस है, और दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सभी, नंगा पर्वत आदि, नामचा बरवा, ये सभी इसी में पाई जाती है। इसी में देखोगे भारत के एक महत्वपूर्ण चोटी कंचनजंगा जो 8000 मीटर से अधिक ऊंची है, इसी में पाई जाती है, और यह हिमालय क्षेत्र की यानी महान हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है भारत में। वैसे तो ध्यान रखना, भारत में सबसे ऊंची चोटी एज ए होल K2 है जो कराकोरम में है, परंतु यदि महान हिमालय में पूछा जाए तो भारत में कंचनजंगा। इस फैक्ट्स में कोई भी डिलेमा नहीं रहना चाहिए। वेरी क्लियर। देन आफ्टर बच्चों जब चलते हैं, यानी कि महान हिमालय अपनी चोटियों के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की हाइट 3750 से 4500 मीटर तक पाई जाती है। एवरेज कहीं कहीं पे इसकी हाइट 5000 मीटर तक भी मिलती है, बट एक्सेप्शनली। फिर उसी के बाद देखते हैं शिवालिक, जिसकी हाइट 900 to 1200 मीटर है, और एक बड़ी खास बात है, चूंकि यहाँ पे वर्षा खूब होती है, पूरी साल धूप रहती है, थोड़े समय के लिए विशेष रूप से मध्य हिमालय में बर्फ पड़ती है, और पूरी साल टेम्परेचर ऊंचा बना रहता है, तो ऐसे में यहाँ पे खूब वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब देखिए विशेष रूप से वनस्पति किस मिलेगी, दक्षिण ढालों पर मिलेगी, क्योंकि सूर्य का जो सूर्याभिमुख भाग ढाल बन रहा है वो भारत की ओर बन रहा है, तो इसीलिए इन पर देखोगे बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। विशेष रूप से शिवालिक के सभी ढालों पर, इसी प्रकार से मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों पर विशेष रूप से वनस्पति मिलती है, और काफी हद तक ऊटी ढालों पर भी वनस्पति मिलती है। परंतु वहीं पर आप देखोगे इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, तो इसकी कुछ ऊंचाई तक बर्फ मिलती है, वृक्ष मिलते, वनस्पति मिलती है, परंतु अधिक ऊंचाई पर वृक्ष या वनस्पतियां नहीं मिलती। अब बच्चे आप लोग कहेंगे इसका मतलब क्या है सर, आखिर क्या? तो बच्चों मतलब है इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। इस रूप में विशेष रूप से मध्य हिमालय चूंकि ऊंचाई ऑप्टिमम है,
और तापमान बड़ा ही बढ़िया बना रहता है। इसलिए भारत के जो महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्थान है वो इसी में है। जैसे आप लोगों ने जरूर सुना होगा डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, अन्य और बहुत सारे छोटे मोटे जो पर्यटन स्थल हैं इसी पहाड़ी में पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी 2000 से अधिक ऊंचाई वाले भागों पर सर्दियों में दिनों में प्राय बर्फ भी पड़ जाती है, तो टूरिस्ट बड़ी संख्या में आकर्षित होते हैं। और गर्मियों के दिनों में तापमान सामान्यतः 12, 13, 14, 15 डिग्री तक बना रहता है, कभी कभी 17, 18 डिग्री तक हो जाता है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में गर्मियों के दिनों में भी टूरिस्ट आकर्षित होते हैं और इससे देश को बहुत अधिक लाभ होता है। अक्सर प्राय पूछा जाता है इनको कि ये कौन सी श्रेणी में है, तो ध्यान रखना मध्य हिमालय में है। और मध्य हिमालय टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। चलिए बच्चों, इसके बाद आप एक खास बात ये देखो कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में चौड़ी चौड़ी घाटियां हैं, और ये घाटियां भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बड़ी जनसंख्या अधिवासित है। ये घाटियां इतनी चौरस है, इतनी फर्टाइल है कि यहाँ पर ऐसा एहसास होता है जैसे किसी मैदानी भाग में घूम रहे। जैसे श्रीनगर के साइड में जाइए कश्मीर वैली में, तो यहाँ पर देखोगे लगेगा जैसे मैदानी भाग में घूम रहे। तो इसीलिए यहाँ पर चौड़ी कई सारी घाटियां हैं। उन्हीं घाटियों में कश्मीर वैली, उन्हीं में देखोगे लाहौल स्पीति वैली जो हिमाचल प्रदेश में है, वैली ऑफ फ्लावर जो उत्तराखंड में है, और पोखरा वैली और काठमांडू वैली नैनीताल में उसमें नेपाल में स्थित है। इन सभी को आप लोग ध्यान देना, कई बार पेपर में पूछा जाता है। देन बच्चों देखोगे मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में भी चौड़ी चौड़ी घाटियां मिलती हैं, और यही घाटियां स्थानीय स्तर पर दून या द्वार या दुआर कहलाती हैं। बच्चों इसमें खास बात यह है कि इसके पश्चिमी भाग में ये दून कहलाती है। जैसे आपने जरूर सुना होगा देहरादून, कोठारी दून, पाटली दून, बहुत सारे दून आपको मिलते। तो वहीं थोड़ा पूरब में जाएंगे तो इसको द्वार भी बोलते हैं, जैसे हरिद्वार, कोट द्वार। तो और पूरब में जाएंगे असम की ओर तो वहां पे अलीपुर द्वार, 5 द्वार, 4 द्वार, ऐसे बहुत सारे द्वार वहां के एरिया में मिलते हैं। तो इस तरह से इन सभी को आप लोग ध्यान रखना, ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस एंगल से भी, यानी कि लोकेशन क्या है नॉर्थ टू साउथ, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन्हें कहां कहां स्थित हैं और क्या बातें, इन सभी को आप लोग ध्यान रखना। फिर बच्चों एक खास बात और, चूंकि हिमालय जो क्षेत्र है बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, तो जब इमेजिन करिए यहाँ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पौने जब चलेंगी तो यहाँ पर टकराएंगी तो बारिश यहीं पर करेंगी। इसलिए आप लोग खास बात देखोगे इस हिमालय के दक्षिण ढालों पर यहाँ पर, परंतु ये ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला जो यहाँ पर हिमाद्री है ये बहुत बड़ी अवरोधक बनती है और इस क्षेत्र में नहीं जाने देती है नमी को। परिणाम होता है यह क्षेत्र विशिष्ट छाया में आ जाता है और यहाँ पर वर्षा न्यून होती है। तो भारत में सर्वाधिक न्यून वर्षा ध्यान रखना लद्दाख क्षेत्र में होती है। तो इसीलिए बड़ी खास बात है कि ये दोनों जो पर्वत श्रेणियां हैं ये एक तरह से बंजर है, बैरन दिखाई देती हैं। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज जैसे जब वी मेट और बहुत सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, वही 3 इडियट्स, नंबर ऑफ मूवीज या बहुत सारे एडवर्टीज देखते हैं, उसमें अक्सर लद्दाख रीजन को दिखाया जाता है। एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है और इस रीजन में आप देखोगे बैरन एरिया दिखाई देती है। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे याद रखना फैक्ट कि भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है वो लद्दाख क्षेत्र है और यह ट्रांस हिमालय के भाग में पाया जाता है। तो इस तरह से एक पर्वत श्रेणियां हुई, इनकी बातें हुई। बच्चों इसी के साथ एक थोड़ा सा और मैं फैक्ट्स यहीं पर डिस्कस कर दूं। ये देखिए 3 हिमालय है, यहाँ पे 3 हिमालय को दर्शाया। ये जो 3 हिमालय है इनका अधिकांश भाग इन राज्यों में फैला हुआ, तो मैंने यहीं पर दिखा दिया है। हिमालय जो है पूरा ये 2400 लगभग किलोमीटर लंबा है, नियर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और एक खास बात यह है कि यह पश्चिम अधिक चौड़ा है और जैसे से पूर्व में जाओगे पतला होता जाएगा, इसीलिए इसकी पश्चिम में चौड़ाई 450 किलोमीटर है। तो वहीं आप लोग जब जाओगे पूर्व में यानी अरुणाचल प्रदेश के साइड में तो मुश्किल से 150 से 160-70 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई देखी जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने के क्रम में चौड़ाई बढ़ती जाती है। इसलिए एक और खास बात देखोगे जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ता जाता है। इस रिलेशन को स्टैब्लिश करिए। फिर बच्चों ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इनके बीच में बहुत सारे फॉल्ट मिलते हैं, सूचर्स मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे जोन मिलते हैं। तो ध्यान रखना, ये मैंने डायग्राम में दिखा दिया।
ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में सूचर जोन मिलता है, जिसे सूचर जोन कहते हैं। फिर महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो मिलता है उसे कहलाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और वहीं पर फिर आप देखोगे मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मिलती है, उसे ही कहते हैं हम लोग मेन बाउंड्री फॉल्ट। और जो शिवालिक और ग्रेटर हिमालय, शिवालिक और गंगा के मैदान में मिलती है वह बाउंड्री कहलाती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी कि गंगा के मैदान और शिवालिक को जोड़ने वाली जो है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। ये जो फॉल्ट हैं विशेष रूप से यहाँ पर भूकंप की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, इस पर कभी विस्तृत चर्चा हम लोग मेंस की क्लास में करेंगे। आज इतना ही। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर आप लोग काम करिए। और हाँ, थोड़ा सा अब काम आपका बढ़ता है कि आप लोग मैप उठाइए, इंडिया का मैप लीजिए, इन सभी को प्लॉट करिए कि चोटियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी घाटियां हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, कहां पे हैं, इन सभी को प्लॉट करिए। क्योंकि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, यह भी डायमेंशन प्रश्न का देखा जाता। हाँ बच्चों, एक और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इन क्षेत्र में कुछ मैदान भी मिलते हैं, उन सभी को ध्यान रखना। जैसे अक्साई चीन वाले रीजन में सोडा प्लेन मिलता है, और उसके बाद देवसांग प्लेन्स मिलते हैं। ये दोनों प्लेन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वैसे तो ठंड के कारण और बहुत सारी विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, एक बैरन एरिया, परंतु स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है।